हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न लिया है वह आपके रीट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया था कि जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका इन्होंने क्या नाम दिया था। तो संज्ञानात्मक अधिगम कहा था, या अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहा था, कि संकेत अधिगम कहा था, या स्थान अधिगम कहा था। तो देखिए, अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के बारे में तो इनका जो सिद्धांत है जिसको कि अधिगम के प्रयास व भूल का सिद्धांत बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्होंने जो शीर्षक दिया था अपने सिद्धांत का, वह दिया था अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कहा था कि अगर कोई बच्चा कोई अवधारणा सीख रहा है और उसका प्रयोग कर रहा है तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। मतलब अगर वह बार बार अभ्यास करेंगे तो वह जो त्रुटि कर रहे हैं उसमें उनके कमी आएगी। और यह विचार कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो वह आपके देने वाले थे E.L. थॉर्नडाइक साहब। जी हाँ दोस्तों, थॉर्नडाइक ने ही कहा था कि अगर कोई अभ्यास कर रहा है तो उसकी त्रुटियां, अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे त्रुटियां उसकी कम होंगी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह आपके करने वाले थे थॉर्नडाइक साहब। पहला प्रश्न ही हमने आपको करवाया। और दोस्तों, यह सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। यह प्रश्न आपका सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका प्रमुख होती है। तो किसी चीज का ध्यान आकर्षित करने में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, कि उद्दीपन की उपादेयता की, कि उद्दीपन की विश्वसनीयता की, कि उद्दीपन की सक्रियता की। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ध्यान आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख भूमिका होती है वह होती है उद्दीपन की तीव्रता की। जी हाँ दोस्तों, उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो इसलिए आपका ए वाला विकल्प सही होगा, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 2 से 3 बार इस प्रश्न को शामिल कर लिया है, और उसका रीज़न यही है कि हम 2-3 बार इसलिए प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आपको चीज़ें भूले ना। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम 5 ही प्रश्न पढ़ाएं और वह 5 प्रश्न आपको याद हो जाए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो इसलिए जो है कि हम 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। तो सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत जो देने वाले थे वह आपके कौन थे? तो थॉर्नडाइक साहब ने जो है यह सिद्धांत दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है यह किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क के, कि आपका जो है कि चिंतन के, कि व्यवहार के, कि अभिप्रेरणा के।
तो देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत होता है यह आपका जो बल देता है यह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। जी हाँ दोस्तों, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने जो है कि किस चीज पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था, कि कुत्ते पर किया था, कि बंदर पर किया था, कि चूहों पर किया था? तो देखिए अगर हम बात करें पावलोव की, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वह कुत्तों पर किया था। जी हाँ दोस्तों, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 5 वर्ष राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। तो 5 वर्ष का राजू है, वह खिड़की से देख रहा है, तो बाहर देखता है कि तूफान है और बिजली चमक रही है, कड़कने की आवाज आ रही है। तो राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह कौन सा सिद्धांत का उदाहरण हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा, कि आपका प्रयत्न एवं भूल हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, यह आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यह कल आएगा। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है यह पावलोव ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाने पर उद्दीपक जैसे ही प्रस्तुत होता है अनुक्रिया स्वतः होने लगती है। तो जैसे बिजली चमक रही है वैसे जो है कि जो राजू है वह उछलने लग रहा, आवाज आ रही तो उछलने लग रहा है। तो यह जो होता है यह आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है यह पावलोव ने दिया था। तो दोस्तों यह प्रश्न आपका राजस्थान टेट में ही आया था, तो इसलिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो देखिए अगर हम बात करें तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसी को अंग्रेजी में क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। तो क्लासिकल स्थिति का जो प्रतिपादक है यह आपके कौन थे? तो यह आपके पावलोव साहब हैं। जी हाँ दोस्तों, पावलोव साहब ने जो है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था या क्लासिकल थ्योरी दिया था। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो किए रहेंगे तो जैसे ही यह वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका PDF वगैरह टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, तो जिससे कि आपको जो है कि हर एक प्रश्न का रिवीजन करने में आसानी होगी। तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपके एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी नई सूचना आती है तो वह भी हम टेलीग्राम पर बताते हैं, तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? तो देखिए सीखने का सिद्धांत जो क्लासिकल थ्योरी है यह आपके देने वाले पावलोव साहब हैं। जी हाँ दोस्तों, पावलोव ने सीखने का जो है कि क्लासिकल थ्योरी दिया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होता है? समीपस्थ अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन कि चिन्ह अनुबंधन होता है। तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम लोग नैमित्तिक अनुबंधन भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बी वाला विकल्प सही होगा, नैमित्तिक अनुबंधन भी उसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वह नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत देने वाले हैं यह आपके स्किनर साहब हैं, तो इसको भी याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अभी आपको बता दिया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको देने वाले आपके स्किनर साहब हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ढूंढ करके हमने प्रश्नों को तैयार किया है, तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक हमने जितनी भी सीडीपी की वीडियो अपलोड की है, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उन सभी को देख जाइए। क्योंकि अगर आप उन सभी को देख लेते हैं, सभी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप उनको जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि अभिक्रमयोगित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो अभिक्रमयोगित अधिगम का जो प्रत्यय है, इसको देने वाले आपके स्किनर साहब हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन, वही जो है कि अभिक्रमयोजित अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आंशिक पुनर्बलन। तो आंशिक पुनर्बलन क्या है आपका? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, या पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो देखिए अगर हम बात करें आंशिक पुनर्बलन की, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। जी हाँ दोस्तों, आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय होता है कि कई सही अभिक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह भी प्रश्न आपके रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, या शारीरिक दंड, या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पुनर्बलन का प्रकार नहीं जो पूछा गया है वह आपका जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, पुनर्बलन का जो प्रकार होता है वह आपका सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होता है, जो कि प्रशंसा देना होता है। दूसरा शारीरिक दंड भी होता है, और तीसरा जो है कि नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन भी होता है। तो इसलिए यह तीनों ऑप्शन सही हैं। तो जो है कि पुनर्बलन का एक प्रकार जो नहीं है, यह जो है कि आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो सकारात्मक दंड होता है इसका कौन सा उदाहरण है। तो मित्रों के द्वारा उपहास, या मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या जो है अगला ऑप्शन है कि मीन्स मेक निकालना बंद करना, या इनमें से सभी। तो देखिए अगर हम बात करें तो बालक को अभिप्रेरित करने के लिए कई साधन होते हैं। जैसे अगर हम उसको जो है कि प्रशंसा कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, पुरस्कार कर रहे हैं, तो यह भी जो है कि इससे भी बालक अभिप्रेरित होगा, यह आपका सकारात्मक साधन कहलाएगा। वहीं पर अगर हम उसका उपहास उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, तब भी जो है कि आपका उसका जो है कि वह अभिप्रेरित होगा। वहीं पर शारीरिक दंड दे रहे हैं, डांट रहे हैं, तब भी जो है कि बालक अभिप्रेरित होगा। तो यहाँ पर जो है कि आपका सकारात्मक दंड जो दिया गया है वह है मित्रों के द्वारा उपहास। जी हाँ दोस्तों, अगर मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाया जा रहा है तो यह उसके लिए जो है कि एक आपका सकारात्मक दंड का काम करेगा, और इससे बच्चा भी अभिप्रेरित होगा, और जो है कि वह उससे बचने के लिए सीखने का प्रयास करेगा। तो इसलिए यह जो है सकारात्मक दंड का उदाहरण हो जाएगा। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा
कि जो बच्चे को दंड मिलता है यह भी उसको अभिप्रेरित करने के लिए जरूरी होता है। बच्चा उससे कभी कभी दंड के डर से बचने के लिए जो है बच्चा सीखने का प्रयास करता है, चीज़ों को सीख लेता है। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या जो है कि स्वायत्त याशिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य क्रिया है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो देखिए अगर हम बात करें कोहलर के बारे में, तो कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, और इसके द्वारा जो है कि सीखना क्या होता है, तो सीखना जो कोहलर मानता था, तो उसके अनुसार सीखना आपका संज्ञानात्मक संकाय है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है। कोहलर के अनुसार जो आपका सीखना होता है या आपका संज्ञानात्मक संकाय होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि, जिसको कि सूझ बोलते हैं, द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, या चूहों पर। तो देखिए अगर हम बात करें कोहलर के बारे में, तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था यह वनमानुष पर प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था, और जो है कि सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और जो इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था उसका नाम जो था वह सुल्तान था, वो जो कि एक चिंपांजी था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा मत जो है वह अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद, या व्यवहारवाद, या संबंधवाद, या गेस्टाल्टवाद। तो देखिए अगर हम बात करें तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की जो व्याख्या करता है यह आपका गेस्टाल्टवाद करता है। कौन सा करता है? तो गेस्टाल्टवाद जो है यह आपका अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? जी हाँ दोस्तों, सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? पावलोव ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने, या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। तो देखिए अगर हम बात करें तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है यह तो पावलोव ने दिया था, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इस सिद्धांत को जो बढ़ावा देने वाले थे यह आपके गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे। जितने भी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे सभी ने जो है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है और बहुत से बच्चे इसको गलत भी करेंगे। तो इसलिए इसका डी वाला विकल्प सही है, इसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 20 प्रश्न ही देखेंगे, और यह सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और यह सभी प्रश्न दोस्तों एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, और जितनी भी क्लास हमने करवा दी है चैनल पर सभी क्लास को आप देख लीजिए। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका 27 फरवरी को एग्ज़ाम है तब तक हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, चाहे EVS हो, चाहे CDP हो, चाहे आपका जो है मैथ्स हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। तो इसलिए फॉलो जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।